बात करते हैं आज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मूंग बीन। हरी मूंग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। मूंग बीन का हार्वेस्टिंग के बाद में मैनेजमेंट कैसे करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो क्या क्या स्टेप हैं। पहले नंबर पे तो हार्वेस्टिंग एंड पॉट ड्राइंग। देखो, सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि खेत में हमारी फसल मैच्योर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो क्या पहचान होती है। मूंग बीन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सारी की सारी फलियाँ एक साथ नहीं पकती। इस वजह से अगर आपको लार्ज स्केल पर, मतलब पूरे खेत की एक ही बार में अगर आप हार्वेस्टिंग चाहते हो, तो हार्वेस्टिंग तब करी जाती है जब 80 से 85% फलियाँ जो हैं मैच्योर हो चुकी हों। और मैच्योरिटी का इंडिकेशन होता है कि जो फली है वो पक्के, यानी कि पूरी तरीके से वो काली या डार्क ब्राउन हो चुकी होगी। पूरे तरीके से सूख के काली या फिर डार्क ब्राउन कलर की, वो इंडिकेशन होता है कि फली पूरे तरीके से तैयार है और आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो क्योंकि सारी की सारी फलियाँ एक साथ नहीं पकती हैं, इसलिए लार्ज स्केल पर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि सिंगल बार में अगर आपको पूरे खेत से हार्वेस्टिंग करनी है, तो 80 से 85% पॉट जब पूरे तरीके से मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक हो जाते हैं पूरे तरीके से, तब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। पौधे को बेस से काट लेते हैं हाशिए के जरिए। ठीक है। 100% तक के लिए क्यों वेट नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि मान लो 80 to 85% तो मैच्योर हो चुकी हैं। अब बची हुई जब तक मैच्योर होंगी तब तक ये और ज़्यादा सूख चुकी होंगी जो पहले ही मैच्योर हो गई थी, और फिर होता यह है ये फटनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप फटनी शुरू हो जाएंगी और ग्रेन शेटरिंग की वजह से वो ग्रेन सारे के सारे अंदर से निकल करके, यानी कि जो सीड है वो नीचे गिर जाएगा, तो अल्टीमेटली बहुत नुकसान होगा। इसलिए 80 से 85% जब फलियाँ मैच्योर हो जाती हैं तब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। नहीं तो एक तरीका इसका और भी है कि स्मॉल स्केल पर अगर आपको हार्वेस्टिंग करनी है, तो जैसे सारी की सारी फलियाँ तो एक साथ मैच्योर होंगी ही नहीं, तो 2 से 3 पिकिंग्स में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि पहली पिकिंग में जितनी आपको ब्लैक ब्लैक फलियाँ दिख गई सूखी हुई, वो आप हार्वेस्ट कर ली। फिर इस तरीके से टोटल 2 से 3 पिकिंग्स में हाथ से तोड़ लेते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद में जितनी भी फलियाँ आपने निकाली, या पूरे की हार्वेस्टिंग अगर एक ही बार में कर ली थी, तो सारे के सारे मटेरियल को पहले 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखाया जाता है डायरेक्ट धूप में। साफ सी ज़मीन पर तिरपाल वगैरह बिछा करके उसके ऊपर फैला देते हैं पूरे को। अगर आपने फलियाँ तोड़ी हैं वो भी, और पूरा पौधा अगर नीचे से काट लिया है वो भी, तो पूरे मटेरियल को पहले 2 से 3 दिन के लिए सुखाएंगे। साफ सी ज़मीन पे तिरपाल बिछा कर उसके ऊपर जो है फैला देना। तो क्या क्या है पहले में। एज ऑल पॉट्स डोंट मैच्योर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर एट स्मॉल स्केल 2 to 3 पिकिंग्स आर नीडेड टू बी डन। वही जो मैंने बताया था कि 2 से 3 पिकिंग में हार्वेस्टिंग करते हैं। लार्ज स्केल पर, यानी कि पूरे खेत में अगर सिंगल टाइम पे हार्वेस्टिंग आपको करनी है पूरे खेत की, तो जब 80 से 85% पॉट्स मैच्योर हो जाएं। और मैच्योरिटी का इंडिकेशन क्या है कि फली हो जाएगी सूख के काली या फिर डार्क ब्राउन। फिर हाशिए से, यानी कि शकल का इस्तेमाल करके प्लांट को बेस से काट देते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में जितनी भी फलियाँ या पौधे आपके पास हैं, हार्वेस्टिंग जितने भी मटेरियल की आपने करी है जो भी हैं, उस पूरे को पहले सुखाना पड़ेगा 2 से 3 दिन के लिए। साफ सी ज़मीन पे तिरपाल बिछा करके उस पर सुखा लेंगे। इससे होगा ये, फलियाँ पूरे तरीके से सूख जाएंगी, जितना भी उनमें मॉइस्चर परसेंटेज होगा वो कम होगा, और पूरे तरीके से पॉट जो है वो हार्ड और ब्रिटेल हो जाएगा, मतलब आसानी से बीज अलग हो जाएंगे, और थ्रेशिंग यानी कि आसान हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप आता है थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग का मतलब ये है कि बीजों को फलियों से अलग करना है। तो इसके लिए दालों के लिए मेनली पल्स थ्रेशर आता है, उसमें सारा मटेरियल डाल दो, एक तरफ से सारा का सारा स्ट्रो निकल जाएगा, सीड अलग कलेक्ट हो जाता है। थ्रेशिंग के दौरान बस हमें सिलेंडर की जो स्पीड है उसको यहाँ पे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ताकि सीड का जो आउटर सीड कोट है वो टूटे नहीं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल तरीके भी हैं। अब कोई अगर किसान को थ्रेशर वगैरह नहीं मिल रहा, या कुछ किसान होते हैं जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करते हैं, तो उसमें वो करते क्या है, पूरा मटेरियल एक जगह रख लेंगे और एक लकड़ी की फंटी ले लेंगे और उससे जो है पीटते हैं उसको मटेरियल को। अल्टीमेटली फली टूटती है और बीज अलग हो जाता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि जितना भी प्रोड्यूस है उस पूरे के ऊपर बैलों को चलवा देते हैं, ट्रैम्पलिंग जिसे बोलते हैं। बैल जब चलेंगे फलियाँ टूटेंगी, बीज अलग हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों मेथड जो है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे सीड टूट सकता है। इसके बाद में थ्रेशिंग हो गई, उसके बाद में बात आती है फाइनल ग्रेन ड्राइंग की। जब हमने थ्रेशिंग करी तो 14 से 16% मॉइस्चर होता है सीड में। अब होता यह है, इस पूरे के पूरे सीड को सबसे पहले सुखाएंगे साफ सी जगह पर,
त्रिपाल बिछा करके उसके ऊपर बीजों को फैला दो। 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर रखना और हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा सा उसको हाथ से चलाते रहना। अब अगर आपको ग्रेन पर्पस के तौर पे इसको रखना है, यानी कि मतलब अगर आप दाल के तौर पे खाने के लिए इसको इस्तेमाल करोगे तो 9 से 10% मॉइस्चर पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर अगले सीज़न के लिए सीड पर्पस के तौर पे रखोगे तो 8 से 9% मॉइस्चर पे स्टोर करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में एक बार आपने अच्छे से सुखा भी लिया तो फिर आता है क्लीनिंग, ग्रेडिंग और मिलिंग। सबसे पहले तो साफ़ करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी धूल है, कंकड़ वगैरह भी हैं, कुछ टूटे हुए बीज भी हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो सिकड़े हुए हैं या कुछों में बीमारी लगी है, भूसे का भी कुछ पोर्शन अभी इसमें है, टुकड़े वगैरह हैं भूसे के, स्ट्रॉ के। तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए विनोइंग फ़ैन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो मैनुअल विनोइंग भी कर सकते हो पल्ले वगैरह का इस्तेमाल करके। इसके अलावा छन्नी का इस्तेमाल करके जो अलग अलग ग्रेडिंग सीड्स आती हैं उनका इस्तेमाल करके सीड के साइज़ के बिहाफ पे सेपरेट कर लिया जाएगा। अब ये जो हमें दाल मिल गई इसे बोलते हैं साबुत मूंग। अब अगर आपको इसे और प्रोसेस करके बेचना है तो इसे पल्स मिल में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले इसके ऊपर का जो छिलका है, हल, जो आउटर सीड कोट है वो हटाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डीहलिंग। और उसके बाद में सीड को बीच में से तोड़ देते हैं, जिसे हम स्प्लिटिंग स्टेप बोल रहे हैं। और फिर हमें मिलती है पीले रंग की धुली मूंग दाल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पीले रंग की धुली मूंग। ठीक है, ठीक है। तो इस तीन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ये तो जो आपको दिख रही है साबुत मूंग है, ये देखो, इसमें बिल्कुल भी ऊपर का छिलका नहीं हटाया गया है, ना ही बीच में से जो सीड है उसे 2 भागों में तोड़ा गया है। लेकिन अगर आप इधर देखो तो इसमें आउटर सीड कोट तो नहीं निकाला है, लेकिन दाल को बीच में से जो है तोड़ दिया है सीड को 2 भागों में। और अगर आप इधर देखोगे तो इसमें जो आउटर कोट था, यानी कि डीहलिंग तो हुई ही है, उसके बाद में इसको बीच में से 2 भागों में तोड़ भी दिया है। तो ये होती है धुली मूंग और ये है साबुत मूंग। और ये इसी साबुत मूंग को बीच में से तोड़ दोगे तो इस तरीके की हो जाएगी। तो 3 तरीके से ये बिकती है बाज़ार में। उसके बाद में जहाँ पे भी आप स्टोर करोगे इस दाल को, उससे पहले आपको कुछ स्टोरेज मतलब प्री स्टोरेज ट्रीटमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस गोदाम में आपको स्टोर करना है वहाँ पे प्रॉपर फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा, ताकि पेस्ट वगैरह का खतरा ना रहे, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स का इस्तेमाल करके। और बोरों का भी आपको यहाँ पे फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑयल ट्रीटमेंट भी यहाँ पे करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मूंग बीन है इसका सबसे ख़तरनाक जो पेस्ट है वो है पल्स बीटल। जो कि होता क्या है, जो कि करता क्या है, जो फीमेल पल्स बीटल होती है वो सीड की सरफेस पे अंडे दे देती है। तो उस सब को रोकने के लिए यहाँ पे ऑयल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। 1 से 2 ml या तो नीम का तेल ले लो या सरसों का तेल ले लो और उसको 1 किलो बीज में मिलाते हैं। एक तरीके से कोटिंग सी कर दी जाती है मस्टर्ड या नीम ऑयल की सीड के चारों तरफ। अब ऑयल से एक लेयर बन गई सीड के चारों तरफ, तो वो जो एग लेइंग है वो अल्टीमेटली नहीं हो पाती फिर। इसकी वजह से हमारे जो बीज हैं वो बचे रहते हैं। पैकेजिंग कैसे करी जाएगी, तो जूट के बोरों में भरेंगे या फिर जो प्लास्टिक के कट्टे आते हैं HDPE वाले उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर गोडाउन में आपको इसे स्टोर करना है। गोडाउन में ध्यान रखना कि जो स्टोरेज गोडाउन है, एक तो वेंटिलेशन अच्छा हो, मॉइस्चर वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि मॉइस्चर फ्री हो, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम होनी चाहिए। जूट के बोरा में पूरा मटेरियल भर देना और नीचे लकड़ी के पाटे लगा के उसके ऊपर आपको पूरा स्टैक बनाना है, ये ध्यान रखना। और दीवार से कम 1.5 फीट की दूरी पे रखना है। बोरे ना तो दीवार के कांटेक्ट में आने चाहिए ना ज़मीन के। ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि मूंग बीन में जो ग्रोथ है वो इंडिटर्मिनेट होती है। यहाँ पे सारी फलियाँ एक साथ मैच्योर नहीं होती, इस वजह से 2 से 3 पैकिंग में हार्वेस्टिंग होती है। एक इम्पॉर्टेंट इसका जो पेस्ट है वो है पल्स बीटल, जैसा मैंने बताया था, कैलोसोब्रोकस मैक्यूलेटस बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं मूंग बीन के, तो ये इस क्रॉप में जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है पॉड शेफ या स्ट्रॉ। थ्रेशिंग आपने कर ली, थ्रेशिंग के बाद में एक तो फली मिली, क्योंकि हम सीड तो निकाल चुके, तो बचे हुआ जो छिलका है एक तो वो, इसके अलावा पौधे का बचा हुआ रिमेनिंग भाग जिसमें पत्ती वगैरह भी हैं। तो ये जो सारा मटेरियल है इसमें होता है बढ़िया मात्रा में प्रोटीन, इसलिए हम इसको जो दुधारू पशु हैं उनके लिए
एज अ न्यूट्रिशियस फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चारे के तौर पे। इसके अलावा जब हमने इसे दाल की मिल में भेजा था, यानी कि पल्स मिल में, वहाँ पे जब डीहस्किंग हुई और स्प्लिटिंग हुई तो उसके दौरान कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो टूट भी जाते हैं, 2-3 टुकड़ों में टूट गए, तो वो सारा मटेरियल अलग कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे हम चुनी बोलते हैं। इसके अलावा डीहस्किंग में जो आउटर कोट निकला है, ये भी आपका अलग कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये चीज़ें जो है पोल्ट्री फीड के काम में आती हैं। जो चुनी है, ये तो मेनली क्या होता है, जो टूटे हुए बीज हैं वो होता है एक तरीके से पाउडर टाइप का सा, है ना, जो मिलिंग के दौरान अल्टीमेटली मिला। तो ये चुनी और ये जो हस्क है, दोनों के दोनों पोल्ट्री फीड के तौर पे काम में आ जाते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि धूप में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बीजों को नहीं सुखाना। अगर आप ओवर ड्राइंग कर दोगे तो उससे होगा ये कि आउटर सीड कोट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर ना तो कोई जर्मिनेशन होगा सीड का, और अगर आप उसे पानी में भिगोते भी हो, मान लो ग्रेन पर्पस, मतलब एज अ दाल के तौर पे आप उसे पकाना चाह रहे हो, तो अगर आप उसे पानी में भिगोगे भी रात भर के लिए, तो सीड पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, जिससे होगा ये पकाने के बाद भी जो दाल है वो कड़ी रह जाएगी, यानी कि काफ़ी सीड उसके हार्ड रह जाएंगे, वो सॉफ्ट नहीं होगी क्योंकि अंदर पानी ही नहीं जाएगा। तो ड्राइंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट पेस्ट है यहाँ पे पल्स बीटल, बहुत डेंजरस पेस्ट है ये मूंग का। फीमेल जो होती है वो छोटे वाइट कलर के एग्स ले कर देती है सीड की सरफेस पर, और फिर जो लार्वा निकलता है वो बीज के अंदर घुस जाता है छेद करके, और पूरा का पूरा बीज अंदर से जो है खा जाता है, केवल सीड कोड बचता है। अगर मॉइस्चर परसेंटेज 10% से ज़्यादा रह जाता है तो फिर इसका इन्फेस्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये है, ये मैंने जो लोबिया लगाया था ना उसमें भी ये हो गया था। ये होता है पल्स बीटल। और ये जो देख रहे हो ये एक मूंग का बीज है, इसके ऊपर ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हो ये है एग जो इसने अंडा दे दिया है। और ये देख रहे हो ये जितने भी वाइट वाइट ये छोटे छोटे से स्पॉट देख रहे हो, ये सब इसके अंडे हैं। और उसके बाद में जो लार्वा निकलता है अंदर घुस जाता है और पूरे बीज को खा लेता है, और इस तरीके से खोखला करके बाहर निकलता है। ये इसका लार्वा है। इसके अलावा ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है सीड का। ये हाइलम है इधर, ये प्लूम्यूल है, रेडिकल भी है इधर, ये आउटर सीड कोट है, कॉटिलिडॉन है, हाइलम है। ये पूरा डायग्राम दे रखा है। ये हस्क है जो डीहस्किंग में आउटर सीड कोट निकला है। ये टूटे हुए बीज का चूरा है। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रॉ है। दुधारू पशुओं के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। इसके अलावा ये जूट के कट्टे हैं, ये HDP वाले कट्टे आते हैं, और ये इस तरीके से लगाना है, ना तो बोरे ज़मीन के कांटेक्ट में आए और ना ही दीवार के कांटेक्ट में आए। दीवार से कम 1.5 फीट के गैप पे रखना है, और लकड़ी के पार्टों के ऊपर बोरों को लगाना है, और दो जो स्टैक है उनके बीच में भी आपको कम से कम 1-1.5 फीट का गैप रखना है, ताकि निकलने बढ़ने में जगह रहे और हवा भी पास हो पाए। ये नीम ऑयल है, कोटिंग के लिए मेनली जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है उसमें नीम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर वो फीमेल जो पल्स बीटल है वो उस पर अंडे नहीं दे पाएगी सीड की सरफेस पर। ये सल्फास की गोलियाँ, एल्यूमिनो फॉस्फाइड जिसे कहते हैं, इसी का इस्तेमाल करके फ्यूमिगेशन होता है। ये ग्रेडिंग सीव्स आती हैं अलग अलग साइज़ की, इन्हीं का इस्तेमाल करके जो है सीड साइज़ के बिहाफ पे बीजों का सेग्रीगेशन कर लिया जाता है। ये विनोइंग फ़ैन है। ये मैंने बता ही दिया 3 तरीके से बाज़ार में बिकती है मूंग। एक तो साबुत मूंग, एक पीली धुली मूंग जिसमें डीहस्किंग कर चुके और बीच में से 2 भाग में तोड़ भी दिया, और साबुत मूंग को ही अगर बीच में से 2 भाग कर दोगे तो इस तरीके से हो जाती है। इसके अलावा ये देखो, ये ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेशिंग का। इसमें होता ये, जो भी प्रोड्यूस है उसे इस तरीके से रख देंगे ज़मीन पे, और बीच में डंडा गाड़ के ये बैलों को इस पे के चारों तरफ जो है घुमाते रहेंगे। ये चलते रहेंगे, इनके चलने की वजह से फलियाँ वगैरह टूटेंगी और सीड निकल जाएगा। लेकिन यही है, इनके पैर सीड पे जब पड़ेंगे तो वो टूटेगा भी, तो नुकसान भी होगा।
ये भी ट्रेडिशनल तरीका है थ्रेशिंग का। क्या होता है इसमें? इसमें यही है, ये एक वुडन फंटी ले रखी है लकड़ी, और ये जो फलियाँ हैं इसके ऊपर पीट पीट के ना तोड़ना है, सीड बाहर निकल जाएगा, बाकी इसको फिर विनोइंग से अलग कर लेंगे सारा का सारा जितना भी स्ट्रॉ वगैरह रहेगा। इसके अलावा ये सीड्स हैं, ये इसका स्ट्रॉ, ये पल्स थ्रेशर है। ये हासी है, सिकल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। प्लांट को बेस से इसी की सहायता से काटते हैं। मैनुअली सिकल ही यूज़ होता है हार्वेस्टिंग के लिए। ये मूंग बीन का फील्ड है पूरा का पूरा। ये फलियां हार्वेस्टिंग के बाद में धूप में सुखा रखी हैं। आप चाहो तो साफ ज़मीन पे तिरपाल बिछा के भी सुखा सकते हो, और ये इस तरीके से हो जाती हैं। जब फली पूरे तरीके से मैच्योर हो जाएगी तो सूख के काली हो जाएगी या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगी, इस तरीके से कलर आ जाएगा। फिर आपको समझ जाना है कि फली मैच्योर हो चुकी है, अब उसकी हार्वेस्टिंग कर लो। तो 2 से 3 पैकिंग में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो छोटे एरिया में। नहीं तो पूरे खेत की हार्वेस्टिंग एक ही बार में करनी है तो देख लो 80 से 85% फलियाँ तैयार हो जाए तो हार्वेस्टिंग कर लो। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया।